सुजैन खान ने 400 करोड़ क्लेम किए थे ऋतिक रोशन से अपने डिवोर्स सेटलमेंट में। नताशा भी हार्दिक पांड्या का 70% ऑफ नेटवर्थ क्लेम कर रही है एलिमनी में। और आज के रीसेंट न्यूज में ऐसा माना जा रहा है कि धनश्री भी क्लेम कर रही है 60 करोड़ युजवेंद्र चहल से एज एलिमनी इन द डिवोर्स केस। तो ये सारी बीवियां इन अमाउंट्स पे टैक्स भरती है क्या, या फिर ये सारे पति अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसका डिडक्शन लेते हैं क्योंकि ये पेमेंट कर रहे हैं? हमारा आज का टॉपिक यही है, टैक्सेबिलिटी ऑन ऑल द ट्रांजैक्शंस इन अ डिवोर्स केस। पहले समझते हैं कि डिवोर्स एक्चुअली होता क्या है। जस्ट बिकॉज दो स्पाउसेस अलग अलग रह रहे हैं या सेपरेटेड है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो डिवोर्स्ड है। लॉ की नजरों में वो अभी भी हस्बैंड एंड वाइफ है। तो जब तक कोर्ट का आपको फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक वो दोनों स्पाउसेस मैरिड माने जाते हैं। ओके, तो डिवोर्स में होता क्या है, क्या एक्टिविटीज होती है जिसके बेसिस पे हम फाइनलाइज करें कि दो लोगों का डिवोर्स हो गया है। सबसे पहला तो आप सेपरेट रहना शुरू कर दीजिए। दूसरा, आप दोनों के एसेट्स और लायबिलिटीज का बंटवारा होता है बाय दैट फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तीसरा, आपका जो मैरिज का बॉन्ड या आपके जो मैरिज का सर्टिफिकेट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। एंड चाइल्ड की कस्टडी एंड अदर काइंड्स ऑफ सपोर्ट एंड मेंटेनेंस की बात की जाती है वो फाइनल ऑर्डर में। तो ये एक्टिविटीज अगर हो गई तो इसे एक डिवोर्स केस माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे टाइप के डिवोर्सेस होते हैं। दो टाइप के डिवोर्स होते हैं, एक होता है म्यूचुअल डिवोर्स जहां पे बोथ द स्पाउसेस कम टुगेदर एंड दे फाइल अ डिवोर्स एप्लीकेशन टुगेदर। एक होता है कंटेस्टेड डिवोर्स जहां पे दोनों स्पाउसेस में से सिर्फ एक जन को डिवोर्स चाहिए होता है और वो बंदा या वो बंदी डिवोर्स केस फाइल करता है। तो एलिमनी ना दो टाइप की होती है, एक हो गई इंटरिम और एक हो गई परमानेंट। इंटरिम एलिमनी तब दी जाती है जब आपका कोर्ट केस चल रहा है जो काफी टाइम तक चलता है, तो उस बीच जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को देता है। और एक हो गई परमानेंट एलिमनी जो आपके सेटलमेंट ऑर्डर में जो आया है उसके हिसाब से जो आप पेमेंट करोगे उसे बोलेंगे एक परमानेंट एलिमनी। अब ये दो टाइप की जो एलिमनी है वो दो अलग तरीकों से पे की जा सकती है। एक होती है जो आप मंथली पेमेंट करो या आप पीरियोडिक पेमेंट्स करो इंस्टॉलमेंट्स में, कि आप बार बार देते ही जाओगे, हर महीने इतना दिया, हर क्वार्टर इतना दिया। दूसरा होता है कि आपने एक लमसम पेमेंट कर दी और वो लमसम पेमेंट के बाद आपका काम खत्म, आप इसके आगे कोई और एलिमनी नहीं देंगे। तो अब आते हैं टैक्सेबिलिटी पे। आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इनकम टैक्स में ना कहीं पे भी एलिमनी या डिवोर्स केसेस पे कोई भी टैक्सेबिलिटी की कोई स्पेसिफिक बात नहीं की गई है। तो ये केस में ना हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे अपने अजम्पशंस लेके ये ट्रांजैक्शंस को टैक्सेबल करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक प्रेसिडेंट भी है, 1984 का एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसके बेसिस पे आज तक के सारे एलिमनी और डिवोर्स केसेस के ट्रांजैक्शंस को टैक्स किया जा रहा है। अब इसमें समझते हैं, अगर लमसम मुझे एलिमनी में आया है तो द लमसम इज गोइंग टू बी टैक्स फ्री बिकॉज इट इज अ कैपिटल रिसीट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कैपिटल रिसीट को टैक्स नहीं किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट में, इसीलिए लमसम एलिमनी आपका टैक्स फ्री हो जाता है। बट अगर यही चीज मैं मंथली पे करूं या पीरियोडिक पेमेंट्स में पे करूं एज एलिमनी, तो जिसको मिल रहा है वो एलिमनी, उसके हाथ में वो एलिमनी एज इनकम टैक्स होगी। ओके, इसमें भी ना हम एक और एस्पेक्ट को समझ लेते हैं। अगर इसको हम मेंटेनेंस के तरीके से दे बिफोर द डिवोर्स केस, तो बिफोर द डिवोर्स केस हम अभी भी हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के नाते वी आर रिलेटिव्स एंड अंडर 56 सेक्शन 56 ये पेमेंट को मैं गिफ्ट मान के टैक्स फ्री मान सकती हूं। अगर डिवोर्स केस के पहले या फाइनल ऑर्डर आने से पहले अगर मुझे कोई मेंटेनेंस मिल रहा है तो इट विल नॉट बी टैक्स्ड बिकॉज उसको गिफ्ट दिखा के हम टैक्स फ्री मान सकते हैं, बिकॉज तभी तक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अभी भी है। बट एज सुन एज आपका डिवोर्स केस का ऑर्डर आ जाता है, फाइनल हो जाता है आपका डिवोर्स, उसके बाद आप दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं है एंड दैट इज द रीजन उसके बाद मिलने वाला हर पीरियोडिक पेमेंट इन फॉर्म ऑफ एलिमनी टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और एस्पेक्ट समझते हैं कि अगर आप डिवोर्स के प्रोसीडिंग्स के टाइम पे अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, प्रॉपर्टी में हो गया आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, एनी काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी, ऐसा कोई भी टाइप का प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी।
बहुत ही सिंपल है, अगर वो आपके डिवोर्स ऑर्डर में लिखा गया है तो उसको हम सेटलमेंट मानेंगे और उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो ट्रांसफर पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन लेटर ऑन अगर आप जाके उसे सेल करते, थोड़े साल बाद, 4-5 साल बाद अगर आपने उसे सेल कर दिया, तब जाके आपको कैपिटल गेन्स लगेगा। बट जिस दिन डिवोर्स का ऑर्डर पास हुआ है और वो प्रॉपर्टी आपके नाम हुई है, उस दिन आपको या उस साल आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, इफ इट इज एज पर द सेटलमेंट ऑर्डर। बट अगर आप दोनों म्यूचुअली ये चीज कर रहे हैं, अदर देन द डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से अपने एसेट्स डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इन दिस केस अगेन, अगर ये आप डिवोर्स के पहले कर रहे हैं तो you can always consider it as a gift under section 56 and exempted, क्योंकि ये एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ट्रांसफर हो रहा है, यानी रिलेटिव्स के आपस में ट्रांसफर हो रहा है। बट अगर ये सेम चीज आप डिवोर्स के बाद करेंगे तो आप हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे, और ऐसे ट्रांसफर्स पे टैक्स लगेगा रेसिपिएंट को, क्योंकि आप कोई कंसिडरेशन दिए बिना ट्रांसफर कर रहे हो। सो अगर आफ्टर द डिवोर्स केस आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आप दोनों रिलेटिव्स नहीं हो, और जिसको भी वो रिसीव हो रहा है, सपोज वाइफ को इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है, तो वाइफ के हैंड्स में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पूरी की पूरी टैक्स हो जाएगी, क्योंकि वाइफ ने उसके बदले कोई पैसा नहीं दिया है। तो एज पर वन ऑफ द सेक्शंस, दिस बिकम्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट इफ इट इज डन आफ्टर द डिवोर्स हैज हैपेंड। अगर उस कपल का कोई माइनर चाइल्ड है जिसकी कोई इनकम है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी समझते हैं। बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द डिवोर्स, डिवोर्स का केस सेटल होने के पहले वो ऐसा टैक्स होगा जैसे इनकम टैक्स में ऑलरेडी बताया गया है, यानी वो पेरेंट के इनकम में क्लब होगा जो पेरेंट की इनकम ज्यादा है। बट डिवोर्स केस के बाद वो चाइल्ड की इनकम उस पेरेंट के अंडर क्लब होगी जिसके पास उसकी कस्टडी जा रही है। डिवोर्स केसेस में ना इनहेरिटेंस समझते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली होता है जो हमारे बाप दादा का पैसा हमें आ रहा है, तो ये हमें ना बाय बर्थ मिलता है, इट इज नॉट बाय मैरिज। तो कोई भी डिवोर्स केस में एक स्पाउस अपने एक्स स्पाउस के इनहेरिटेंस पे राइट नहीं जमा सकता है। व्हाट अबाउट फाइलिंग ऑफ टैक्सेस फॉर बोथ द स्पाउसेस? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दोनों ही स्पाउसेस अपने रिटर्न्स फाइल करें, बिकॉज एक जन एलिमनी दे रहा है, दूसरा जन एलिमनी ले रहा है, तो दोनों के इनकम टैक्स रिटर्न्स में ट्रांजैक्शंस है जो उन्हें दिखाने जरूरी है, एंड हेंस दोनों को ही अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने चाहिए। और इससे उनकी फाइनेंशियल नीड्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटस भी समझ आए। एंड लास्टली, द स्पाउस हु इज पेइंग एलिमनी, जो एलिमनी पे कर रहा है, वो स्पाउस को इसका डिडक्शन मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है और इनकम टैक्स में पर्सनल ऑब्लिगेशंस या पर्सनल एक्सपेंसेस पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।